15 अप्रैल की रात को तकरीबन 10:30 बजे प्रयागराज के अंदर एक अस्पताल में ले जाते वक्त अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से बहुत सारी रिपोर्ट्स टेलीविज़न चैनल्स पे और अखबारों में आ रही हैं। इसको लेकर के बहुत सारी खबरें कुछ इस तरह की हैं जो पूरी घटना का रुख बदलने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, ताकि लोग जो असल वजह है उसकी तरफ को ध्यान न दें और असल वजह की तरफ वो सोचें ना। यहाँ हम बताएंगे कि हत्या में एक ब्राह्मण, एक ठाकुर और एक मौर्य, 3 जाति के लोग शामिल थे। अब जातियों को ख़ास तौर से यहाँ पर चूज़ किया गया है ताकि अतीक के हत्या के बाद तनाव पैदा हो और उसमें दंगे भड़कें, और दंगे भड़कने से किसको फ़ायदा होता है यह सभी जानते हैं। 3 अलग अलग लोग हैं, तीनों अलग अलग ज़िलों से हैं उत्तर प्रदेश के। तीनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तीनों ने एक साथ में कभी आपराधिक घटना अंजाम नहीं दी हैं। अब ये तीनों एक साथ जाते हैं और हत्या कर देते हैं। ये तीनों को जमा किसने किया था? इन तीनों को फंडिंग किसने की? इन तीनों को इस घटना को करने के लिए मोटिवेट किसने किया? इनको हथियार किसने उपलब्ध कराए? और जो घटना हुई है वो घटना के जो 10, 12, 15 सेकंड का शुरू का वीडियो है, जिसमें वो आते हैं और गोली मार करके झटपट में वो ये सारा सीन होता है। तो वो एक फिल्मी सीन की तरह है जिसका रिहर्सल बहुत अच्छे तरीके से कई दिन तक किसी एक्सपर्ट के ज़रिए कराया गया होगा। 3 जो लड़के हैं उनकी जो उम्रें हैं और जो बैठे हुए उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है। वो चोर उचक्के उठाई गिरे जेब कतरे टाइप के हैं, नशेड़ी हैं। उनके घर वाले भी बता रहे हैं कि हाँ नशा करते हैं। और औरतों को एक ने तो लवलेश का तो पिता बता रहे थे कि उसने किसी लड़की को बाज़ार में थप्पड़ मार दिया था और उसमें वो जेल भी गया था। इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी बताए जा रहे हैं कि इनके ऊपर पुराने मुकदमे हैं। और तीनों के पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है लगभग एक जैसी है। तीनों के ही परिवार मजदूर जैसे हैं, बहुत गरीब हैं, और उस माहौल से निकल करके ये यहाँ तक पहुँचते हैं कि अतीक अहमद की हत्या कर देते हैं। तो चूँकि ये कोई इनका अपना बहुत बड़ा कोई गैंग नहीं था, कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है। चोर उचक्के जैसे को गाँव देहात की भाषा में कहते हैं, गड़ी लोटा चोर, उस टाइप के उस कैडर के ये क्रिमिनल हैं। और ये अतीक अहमद जैसे एक बहुत बड़ा ताकतवर इंसान उसकी हत्या करते हैं। उस वक्त करते हैं जब वो दर्जनों पुलिस वालों की सुरक्षा में होते हैं। अब चूँकि अतीक अहमद का हत्या हो चुकी है, अशरफ अहमद की हत्या हो चुकी है, इस हत्या में आगे जांच में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हत्या को लेकर के मीडिया में खबरें आ रही हैं और टेलीविज़न जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि बिल्डर लॉबी इस हत्या के पीछे हो सकती है। कोई बोल रहा है इसमें उनके दुश्मनों का हाथ हो सकता है। किसी रिपोर्ट में इस तरह का है कि ये गैंग वॉर का नतीजा हो सकता है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न ये बिल्डर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, न इसमें गैंग वॉर है ये, और ना ही किसी तरह की दुश्मनी से प्रेरित होकर के ये घटना है। ये टोटल पूरी तरह से प्योरली पॉलिटिकल किलिंग है। और इस किलिंग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। जिस तरह से कोई फिल्म बनाते वक्त डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी डायरेक्टर भी है कोई, और इसका कोई प्रोड्यूसर भी है, और इसका स्क्रिप्ट राइटर भी है। क्योंकि जो घटना अंजाम हुई है 10, 12, 15 सेकंड का जो वीडियो शुरू का है, हत्या करते समय शूटरों ने जब अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी है, उस वीडियो को जब बार बार देखा जाता है तो पता चलता है कि हत्यारों को कई दिन तक ट्रेनिंग दी गई होगी। उनको सीन क्रिएट करके दिया गया होगा कि इस तरह से वो आएगा और तुमको इस तरह से एकदम से अचानक से गोली चलानी है। किस तरह से गोली चलानी है वो दूसरे एक ख़बर और है कि उसके पास से, शूटर के पास से टर्किश में जिगाना पिस्टल बरामद हुई है। और ख़बरें कुछ इस तरह की भी हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी
कि ये जो पिस्टल है वो टर्की और मलेशिया मिलकर बनाते हैं, और दुनिया में केवल 4 मुल्क, जिसमें एक फ़िलीपीन भी शामिल है और तीसरे मुल्क का नाम मुझे याद नहीं है इस वक्त, 4 देश इस पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की पुलिस इसका इस्तेमाल करती है। तो भारत में ये अवेलेबल नहीं है, प्रोहिबिटेड बोर है। अब ये पिस्टल इनके पास कैसे आई, तो उसमें मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और जो कबायली इलाके हैं वहाँ भी लोग बनाते हैं, तो बहुत मुमकिन है वहाँ से आई हो। तो ये बिल्कुल सच है कि वहाँ बनती होगी, हो सकता है तस्करी करके वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रग्स है और वेपन्स हैं वो भारत के लिए तस्करी करके भेजे जाते हैं, लाए जाते हैं। तो ये मुमकिन है टर्किश मेड पिस्टल वहाँ से आई हो। दूसरे एक चीज़ और है, इसी तरह के हथियार हमारे यहाँ भारत में मध्य प्रदेश में भी बनते हैं। भिंड, मुरैना, ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी के आधार पे आपको बता रहे हैं, भिंड, मुरैना समेत मध्य प्रदेश के कई सारे और क्षेत्रों में अवैध हथियारों का बहुत बड़ा कारोबार है। लोगों का कहना यह, जानकार लोगों का कहना यह है कि वहाँ से अगर किसी को 50-100 पिस्टल चाहिए, 200 पिस्टल चाहिए तो एक वक्त में मिल सकती हैं। और वहाँ जो हथियार बनते हैं उस पर मेड इन यूएसए, मेड इन जर्मनी, मेड इन बेल्जियम, मेड इन जापान भी लिखा होता है, और वो उसी तरह के पिस्टल होते हैं। जैसे वाबल स्कॉट है तो उसी तरह का रिवॉल्वर होगा, और जर्मनी का कोई पिस्टल है जो कंपनी वहाँ की बनाती है तो मॉडल वही होगा लगभग, और उनके बैरल पे और वो लिखा भी होता है मेड इन जर्मनी या मेड इन बेल्जियम या मेड इन जापान। और इन पिस्टलों की सप्लाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों तक होती है, और आए दिन लोग पकड़े जाते हैं। दिल्ली में भी पकड़े जाते हैं। केंद्र में अभी कुछ दिन पहले, कोई 3 महीने पहले 20-22 पिस्टल वहाँ बरामद हुई थी, वो MP मेड पिस्टल थी। इसी तरह से वहाँ रिवॉल्वर बनती हैं। तो बहुत मुमकिन है ये मध्य प्रदेश मेड पिस्टल रही हो, चूँकि असली पिस्टल तो टर्की वाले आकर के लवलेश को या अरुण मौर्य को इनको नहीं देने जा रहे हैं कि लो साहब ये पिस्टल हो, तुम जा कर के इससे डकैती डालना। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वगैरह इलाके से जो बनी है वहाँ से आई हो, या मध्य प्रदेश से के जो मेड इन मध्य प्रदेश पिस्टल्स हैं और रिवॉल्वर्स हैं, क्योंकि वहाँ से एक बड़ा कारोबार है जो सबको मालूम है, एजेंसीज को भी पता है, पुलिस को भी पता है, सब जानते हैं, और रिपोर्टर्स भी जो पत्रकार हैं वो भी जानते हैं। तो वहाँ की बनी हुई हो। अब वहाँ पर भी जो जानकारी के मुताबिक 2 तरह के हथियार बनते हैं, एक रिलायबल और एक नॉन रिलायबल। एक काम चलाऊ ऐसे होते हैं जो जिनकी कीमत बहुत कम होती है, और वो तस्कर लोग ऐसे लोगों को जिनको इस्तेमाल नहीं करने होते हथियार, उनको ऊंची कीमतों में बेच करके पैसा कमा लेते हैं। एक वो हथियार होते हैं जो अपराधियों को वो लोग बेचते हैं, जो अच्छी किस्म के होते हैं, जो काम करते हैं सचमुच में, उसके चैम्बर में आकर के गोली नहीं फंसती है, और वो उनके मतलब कुल मिला करके वो अच्छे वेपन होते हैं। उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा में होती है। तो बहुत मुमकिन है ये जो पिस्टल है जिस पे टर्किश पिस्टल जो बताई जा रही है वो यहीं की हो। अब चूँकि ये वेपन जैसा हमने बताया ओपन मार्केट में बहुत सारे तस्कर हैं, वो इनको दिल्ली वगैरह और हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में सप्लाई देते हैं वहाँ से ला करके। अब चूँकि घटना इतनी बड़ी हुई है तो इसको लेकर के जो चीज़ें हैं वो सही तो तभी सामने आएंगी जब इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस का जो पैनल है वो इसकी जांच करें। चूँकि अतीक अहमद को रात के वक्त में 10:30 बजे कोई भी व्यक्ति जब पुलिस कस्टडी में होता है या जुडिशल कस्टडी में होता है, उसका मीडिया इंटरेक्शन नहीं होता, उसको मीडिया से बात कराने का नहीं करवाई जाती है, कभी भी नहीं करवाई जाती है। कोई व्यक्ति पुलिस की हवालात में बंद है, थाने की हवालात में बंद है, वो मीडिया से बात नहीं कर सकता। दूर से कोई विजुअल शूट कर ले या फोटोग्राफ्स वगैरह उसके शूट कर ले तो वो एक अलग चीज़ है, चोरी छिपे इस तरह का हो जाता है। लेकिन बिल्कुल करीब जा करके और जैसे प्रेस वार्ता ऑर्गेनाइज की जा रही हो, और अतीक अहमद को जिस तरह से प्रयागराज लाया जा रहा था साबरमती से बार बार, तो यहाँ पर कई सारे सवाल
जो बेस्ट मैनेजमेंट होता उसके उठ रहे हैं कि एक अच्छे तरीके का मैनेजमेंट था। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया, फिर उनको फिर पहुंचा दिया गया साबरमती, फिर दोबारा से प्रयागराज लाया गया और वहाँ बिल्कुल बहुत सरलता के साथ पत्रकारों से उनका इंटरेक्शन करवा रहे हैं। तो पुलिस को, तो पुलिस के अधिकारियों को मालूम होता है कि अपराधी का जो जुडिशल कस्टडी में है या पुलिस कस्टडी में, उसका मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करवाते हैं। अगर कोई उसके बारे में कोई जांच रिपोर्ट आती है, कोई जानकारी मिलती है, तो पुलिस के ही अधिकारी मीडिया को या तो लिखित बयान जारी करते हैं या वीडियो वगैरह शूट करके डाल देते हैं या फिर मीडिया के रिपोर्टर्स वगैरह से बात करके उसकी ब्रीफिंग दे देते हैं कि इस तरह से इस घटना में जानकारी मिली है। सीधे सीधे अपराधी से कभी नहीं करवाते हैं, या फिर पुलिस के अधिकारी बैठे होते हैं और पीछे अपराधी, पुलिस के अधिकारी बैठे होते हैं, पीछे जो अपराधी होता है वो होता है और ज़रूरत पड़ने पे उससे एक दो सवाल पूछवा दिए जाते हैं आमतौर पे। अब यहाँ पर जिस तरह से मीडिया को बिल्कुल अतीक अहमद के मुंह पे ले जाके खड़ा कर दिया जा रहा था, तो ये एक जो कॉन्स्पिरेसी है, चूँकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर कभी ज़रूरत हुई तो हम कई सारे सीरीज करेंगे और उसमें दुनिया में जो बड़े बड़े षड्यंत्र हुए हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अतीक अहमद के मर्डर पे ही रहते हैं। जो कॉन्स्पिरेसी है वो यहाँ इस्टेब्लिश होती है और इस कॉन्स्पिरेसी में बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी घटना होती है इतनी बड़े लेवल की, तो वो एक सामान्य सा अपराधी, वो उसके बाप के बस का नहीं होता जो जाकर के अतीक अहमद जैसे को गोली मार दे। अब यहाँ पर जब उन्होंने शूट कर ही दिया, गोली मार दी, तो उनको गोली मरवाने वाले कौन लोग हैं, उनको हथियार उपलब्ध कराने वाले कौन लोग हैं, उनको फंडिंग कराने वाले कौन लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाले कौन लोग हैं, उनको हथियार देने वाले कौन लोग हैं। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय हैं, जांच के बाद सामने आनी चाहिए और आएंगी भी, उम्मीद है। यहाँ इसी घटना को लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं वो कई सारे उस पर सवाल उठा रहे हैं। ख़ास तौर से बहुत बड़ा बयान है और वो है राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और पूरा बयान हम उनका इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाएंगे। वो सीधे सीधे बताते हैं कि ये हत्या है और इस हत्या को कैसे क्यों करवाया गया है, ये सारी बातें राम गोपाल यादव ने बताने की कोशिश की है। वहीं इस पर असदुद्दीन ओवैसी का ने भी प्रेस वार्ता करके एक अपना बयान जारी किया था, वो भी हम दिखाएंगे। इसी घटना पर जो अब तक की एक रिपोर्ट है वो बता दें आपको। जो आज की रिपोर्ट है, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हत्याकांड ने न केवल यूपी बल्कि देश की राजनीति को गरमा दिया है। दोनों की हत्या को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। इस बीच एक चर्चा है कि एक गुप्त चिट्ठी मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सकती है। इसमें उसका नाम है जिसने अशरफ और अतीक पर हमला करवाया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बात को एक और मजबूती तब मिलती जब अतीक के वकील विजय मिश्रा ने कहा कि जल्दी योगी आदित्यनाथ के पास एक सीलबंद चिट्ठी पहुंचेगी। इसमें अतीक और अशरफ को मरवाने वालों के नाम लिखा होगा। अशरफ मुझसे बोला था अगर उसकी हत्या हो जाती है तो यह लिफाफा चीफ जस्टिस और सीएम योगी के पास तक पहुंचा देना। यानी अशरफ ने अपने मरने से पहले कोई चिट्ठी लिखी थी और जो उसने अपने वकील को दे दी थी। अब ये वकील साहब ने का बयान है कि वो चिट्ठी मुख्य न्यायाधीश और योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाएगी, जिसमें मरवाने वालों के नाम लिखे हुए हैं। असल में अशरफ ने 29 मार्च को ही ये आशंका जताई थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े अधिकारी ने मुझको बोला है कि 15 दिन के अंदर तुमको जेल से निकाल करके, पुलिस हिरासत जुडिशल कस्टडी से निकाल करके और तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। ये ऑन रिकॉर्ड बयान अशरफ का है जो उसने दिया था। साथ ही अशरफ की बीवी और जैनब और अशरफ की बहन, इन दोनों ने प्रेस वार्ता की थी और उसमें उन्होंने
अपने भाइयों की हत्या की आशंका जाहिर की थी और उन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से और भी गुहार लगाई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई थी कि हमारे भाइयों को सुरक्षा दी जाए। अशरफ की बहन ने उस वक्त मीडिया से बात करते हुए कहा था, हम यहाँ नाम लेकर के बता रहे हैं, यूपी के एडीजी अमिताभ यश का, कि अमिताभ यश ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। जब उनको हिरासत में लिया गया था, ये उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, तो हिरासत के दौरान का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि अमिताभ यश ने हमारे नाम लेकर के कि अमिताभ यश ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और उन्होंने धमकी दी है कि हम तुम्हारे भाइयों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बयान अशरफ की बहन ने और अशरफ की बीवी जैनब ने दिया था। राम गोपाल यादव अपने बयान में कहते हैं कि मुझे आशंका है अशरफ को मार दिया, अतीक को मार दिया, अशरफ के बेटे को कत्ल कर दिया। वो कत्ल बता रहे हैं, हत्या बता रहे हैं, जो अशरफ के बेटे असद का इनकाउंटर है उसको, वो सीधे सीधे शब्दों में। अब वो एक आशंका जता रहे हैं कि अतीक अहमद के जो दो बड़े बेटे इस वक्त जेल में बंद हैं, एक का नाम उमर है और दूसरे का शायद अली है, तो जो दोनों बंद हैं इस वक्त, उन दोनों की भी हत्या करवाई जा सकती है, ये राम गोपाल यादव कह रहे हैं। यहीं पे आपको फिर बता दें कि 29 मार्च को अशरफ को पुलिस एक मुकदमे में पेशी के दौरान प्रयागराज में लेकर आई थी। इसके बाद वो वापस आधी रात को बरेली जिला जेल पहुंचा था। इस दौरान अशरफ ने पत्रकारों से कहा था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसको धमकी दी है कि अगले 2 सप्ताह में हत्या कर दी जाएगी। ऐसा हुआ तो उस अधिकारी का नाम लिखा बंद लिफाफा अदालत के सामने होगा। कोर्ट का आदेश है कि किसी भी केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करवाई जा सकती है। फिर भी उसे और उसके भाई को जेल से निकाला गया। जेल में हत्या की आशंका को लेकर अशरफ ने कहा था कि मुझे जेल में नहीं बल्कि बाहर ख़तरा है, और अंत में वही हुआ जो अशरफ ने अपनी मौत से 15 दिन पहले 16 दिन पहले बयान दिया था। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि जो हत्या हुई है, और जैसा हमने बताया था कि कोई मीडिया में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि सब अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या है उसमें बिल्डर शामिल हो सकते हैं, उसमें उनके दुश्मन शामिल हो सकते हैं और गैंग वॉर में ये हत्या हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या है वो पॉलिटिकल एक मर्डर है और इस हत्या में बड़े लोगों शामिल हैं। मुन्ना बजरंगी की एक हत्या आपको याद होगी कि वो जेल में उसकी हत्या की गई थी। उस हत्या में भी 3 बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, जो बाद में कोई जांच वगैरह नहीं हुई और वो सब ख़त्म हो गया। तो इसी तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई है। अतीक अहमद की हत्या में सही खुलासा तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस इसकी पड़ताल करें, जांच करें। अब अतीक अहमद और अशरफ कोई सड़क चलते फिरते अपराधी तो थे नहीं, छोटे ऐसे जो हो जाते हैं। वो पॉलिटिशियन भी थे। 5 बार अतीक अहमद MLA रहे, 1 बार सांसद रहे, अशरफ 2 बार MLA रहा। अब आपराधिक हैसियत उनकी अलग कर दें तो वो एक बड़े पॉलिटिशियन भी थे। 5 बार में से 3 बार वो निर्दलीय विधायक हुए थे, और निर्दलीय विधायक 3 बार लगातार होना आसान नहीं है किसी के लिए भी। बाद में फिर वो समाजवादी पार्टी में भी हुए और फिर बहुजन समाज में भी रहे और अपना दल में भी रहे, और उनके जो निजी रिश्ते थे तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े जो नेता हैं उनसे। और बताया जाता है कि एक वक्त में जब अतीक अहमद की अपने ताकत के चरम पे थे, उस वक्त में तो बड़े बड़े अधिकारी उनको अतीक भाईजान कह करके बात करते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के और उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी थे वो अतीक भाईजान कह करके उनसे बात किया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, वक्त का पहिया है, वक्त चलता रहता है। ऐसी चीज़ें कभी जब हो जाती हैं तो बहुत लंबे वक्त तक याद भी रखी जाती हैं, और उसमें इंसाफ का न होना, क्योंकि यहाँ पर जो अतीक अहमद की और अशरफ की जो हत्या है वो असल में जुडिशल कस्टडी में थे, और जुडिशल कस्टडी से उनको पुलिस की कस्टडी में भेजा गया था। तो जुडिशरी का भी इस वक्त वो जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में
उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कह करके कि उन्होंने भरोसा जता करके कि यूपी में इनके साथ कोई वारदात नहीं होगी। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भरोसा यहाँ पर एक बार फिर टूटा है, जैसे बाबरी मस्जिद के लिए लिख करके दे दिया गया था कि कुछ नहीं होगा और बाद में वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो वहाँ पर भी फिर बाद में जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बाद में वो कहते थे कि मुझे गर्व है कि ऐसा हुआ और मुझे कोई रिग्रेट इसके लिए नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई व्यक्ति कहे टेलीविज़न चैनल पे कि मुझे गर्व है मैंने अतीक की हत्या करवाई। तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखे, क्योंकि पीछे की जो गलतियां हुई हैं उनके नतीजे हैं जो समाज में आज नज़र आ रहे हैं। अगर कार्रवाइयाँ हुई होती 1992 में जो इंसिडेंट बाबरी मस्जिद वाला हुआ था, उस वक्त से ही बड़ी कार्रवाइयाँ अदालतों के ज़रिए हुई होती, पुलिस के ज़रिए, जांच एजेंसियों के ज़रिए, तो समाज में जो जहर नफ़रत का, सांप्रदायिकता का और जो और चीज़ें हैं वो पैदा न हुई होती और ख़त्म हो जाती। टेररिज्म तो था ही नहीं। टेररिज्म के ऊपर जो एक लंबी चीज़ें चलती रहीं वो फर्जी टेररिज्म खड़ा करके और तमाम एक वर्ग को, एक समाज को पूरी तरह से टारगेट करके उसको तहस नहस करने का, उसको बदनाम करने का, उसकी शनाख्त ख़राब करने का काम किया गया। तो वो तमाम चीज़ों को देखना होगा। इसी तरह से ये चीज़ें अगर चलती रहीं तो इनके नुकसान और भी ज़्यादा गंभीर तरीके से सामने आएंगे। अभी चूँकि कुछ और इससे जुड़ी अतीक और अशरफ की ही रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कहा है कि अतीक अहमद का जनाजा नहीं उठा, ये कानून व्यवस्था का जनाजा उठा है। तो यहाँ पर यूपी की कानून व्यवस्था के ऊपर इस वक्त तमाम जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी सभी सवाल उठा रहे हैं। बड़े जितने लीडर्स हैं देश भर के, सब ने इस पर क्वेश्चन किए हैं। यहाँ ये भी बता दें कि एक जानकारी है, उसमें हम नाम नहीं ले पाएंगे इस वक्त किसी का। जब अतीक अहमद साबरमती की जेल में बंद थे, उस वक्त एक बड़े मिनिस्टर के लोगों ने उनसे, बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके ही साथी लोगों ने गुजरात की जेल में जाकर के साबरमती जेल में उनसे मुलाकात की थी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब क्यों मुलाकात करवाई थी मंत्री जी ने अपने ख़ास लोगों को वहाँ भेज करके अतीक अहमद से? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच के बाद सामने आएंगी। और चूँकि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है, इसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं और इसकी जांच कर पाना छोटी जो एजेंसियां हैं या छोटे लेवल पर उसकी सही जांच नहीं हो पाएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 30 यंग न्यूज़। शुक्रिया आपका। देखिए, इस घटना को तो सारे देश ने देखा है, मीडिया तो ऐसे ही लगाए हुए थे। जब मारे गए तो जैसे हम माइक लगाए हुए हमारे, ऐसे ही मीडिया लगाए हुए। इसमें 2-3 बिंदुओं पर लोगों को विचार करना होगा अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है। तो आपको याद होगा कि जो इलाहाबाद में पहले घटना हुई थी बहुत दुखद घटना थी। उस वक्त मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, यही था वो एक तरीके से आदेश था मुख्यमंत्री का। और कुछ मुख्यमंत्री के जो बहुत निकट के अधिकारी हैं जो स्वयं माफियाओं के साथ व्यापार कर रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में ये सब करना है। ये उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं अतीक को। तो मुख्यमंत्री का ये हुक्म कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने के बाद भी कि पुलिस रक्षा में उनकी हत्या हो सकती, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर लोग समझ गए कि अब चाहे जा मार दीजिए, कुछ होने वाला है ही नहीं। जो मारने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और इसलिए तीसरी बात ये कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो
उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए। और इतनी सेंसिटिव मामला था कि सैकड़ों पुष्प जिस दिन अतीक अहमद को लाया गया और उनके भाई को लाया गया बरेली से, उन्हें लाया गया साबरमती से, तो हजारों पुलिस की ड्यूटी पे लगे हुई थी। उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। और जब भी और आज भी अगर जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। भाई, किसी व्यक्ति को पकड़ के मारना हत्या है सीधे। इनकाउंटर में सीधे गोली चले आपसे, क्या जिस तरह से अतीक का कल गोली मार के और उनके भाई की हत्या हो गई, किस तरह से पार्टी का रिएक्शन है? पहला देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये अतीक के किसी लड़के की हत्या की जा सकती, तो लड़का मार दिया गया। कोई इनकाउंटर नहीं था, सब फर्जी इनकाउंटर था। और अतीक ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी कि पुलिस की अभिरक्षा में मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे सुरक्षा दी जाए। की थी कि नहीं की थी? जी बिल्कुल। और हो गए थे। ये जानबूझकर की गई हत्या है। लोकतंत्र के इतिहास में किसी देश में इस तरह से कभी मर्डर नहीं हुआ पुलिस की अभिरक्षा में। 5 बार का एमएलए, 1 बार का एमपी और भाई भी 2 बार का एमएलए, उनको पुलिस की अभिरक्षा में मार दिया जाए, ये क्या है? ये सुनियोजित हत्या है। और कोई भी निष्पक्ष एजेंसी जब जांच करेगी तो इसमें जो 7 पुलिस वाले थे वे भी 120 के मुलजिम होंगे, उससे ऊपर वाले ही 120 के मुलजिम होंगे। ये बहुत गंभीर मामला है। लोकतंत्र में ऐसा कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप सत्ता में पहुंचने के लिए किसी एक धर्म के लोग को चुन चुन कर मारना शुरू करोगे, के साथ दूसरे धर्म के लोग प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी ईमानदारी से सोचने वाला व्यक्ति है वो सब इसको गलत समझेंगे, गलत मानेंगे, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जिस तरह से कल हुआ, कुछ मीडिया कर्मी जब बाइट ले रहे थे क्योंकि मेडिकल के लिए लिए जा रहे थे, ये बताइए 10 बजे किसी मेडिकल के लिए लिया जाता? आपने देखा आपने कभी? तो हत्या की योजना थी। किसी पुलिस वाले ने गोली चलाने वाले पे, अतीक को मारने वाले पे गोली चलाई? चलानी चाहिए थी कि नहीं चलानी चाहिए थी? तो क्या था? ये योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई। चलो जाओ। कि उच्च न्यायालय के नाक के नीचे न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस के संरक्षण में अगर अपराध होता है, कंधे पे रखकर गोली चलती है, उस आदमी को माफिया था मैं मानता हूँ, अपराधी था मैं मानता हूँ, लेकिन सांसद भी तो था। बड़े बड़े लोग भाजपाई रहे हों या कांग्रेसी रहे हों या सपाई, मैं तो कहूँगा उसके सबसे बड़े गुरु आदरणीय पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने उसके पहली बार पुलिस इनकाउंटर से बचाया। लोग कहते हैं हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा, तब इन लोगों को नहीं आता। एक निमंत्रण में अतीक के यहाँ पड़े, लोग कुत्ते की तरह टूट पड़े थे। उस दिन भूल गया इलाहाबाद। इसी शहर की शान अतीक अहमद भी थे। क्या चांद में धब्बा लग गया? लेकिन धब्बा लगा हाई कोर्ट के उन जजों के मुहर पे, हथौड़ी पे धब्बा लगा, जो ये कहते थे कि कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस है। वो अपराधी मारने के बाद गोली कह रहा है मेरा सपना है माफिया बनने का, जीरो टॉलरेंस है। आपने तो 3 माफिया पैदा कर दिया। वो माफिया जिसकी मिली भगत प्रदेश के एक मंत्री से है, जिसने 600 करोड़ रुपए का आरोप लगाया, वो माफिया जिसका संबंध सियासत में बड़े उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं से है, वो माफिया जिसके संरक्षण में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनका मर्डर हो जाएगा, तो अतीक अहमद ने कहा कि मेरे हाथ में हथकड़ी लगा के ले जाओ। सवाल इस साख का है, संविधान के है, अंबेडकर जी के साख का है। सवाल इसका है, सवाल इसका नहीं है कि अपराधी मरा, सवाल इसका नहीं है कि माफिया मारा गया, सवाल इसका है कि इलाहाबाद में आपने कहा ना कि हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सर कलम। ये शेर पढ़ा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कि हम कलम के द्वारा
हम कातिलों का सर कलम है नहीं शमशीर मेरे पास तो अगर क्या हुआ हम कलम से ही करेंगे कातिलों। तो वो कलम की ताकत कहाँ जाएगी? तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ये भी एक खूबसूरती है। लेकिन इलाहाबाद में वही चांद बाबा था जिससे अतीक अहमद की फटती थी, वही चांद बाबा था ना। वही अतीक अहमद है जो सारे रेलवे के टेंडर लेते थे। तो क्या कल्याण सिंह की सरकार नहीं थी? क्या भाजपा के सांसद विधायक नहीं थे? क्या और लोगों के नहीं थे? सच बात यह है कि कांग्रेस के बाद सत्ता में जब राजनीति की पैदाइश शुरू हुई तो दो पार्टियों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस के एक मंच पे कहा जिसका आईटीआर अच्छा हो, जिसका एफआईआर अच्छा हो, देन यू बिकम्स लीडर। इन लोगों ने अपराधियों को राजनीति में किया। कांग्रेस ने हरिशंकर तिवारी को कभी भी मंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस ने। अच्छा। उत्तर प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण की बात होगी तो सबसे पहला नाम योगी का आएगा। अरे वो कह रहा है, पहले सुन लीजिए, वो कह रहा है कि मैं माफिया बनूंगा। अरे उसके पुलिस कमिश्नर के सामने कहा मैं कांग्रेस उसका काउंटर क्यों नहीं हुआ? आपने काउंटर औकात हो तो आप कांग्रेस ये जो काम कराया गया है उसके सारे सबूत मैं आपको अभी गिनवा सकता हूं, क्योंकि आपराधिक साजिश के सबूत कभी भी डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। क्योंकि आपराधिक साजिशें रात के अंधेरे में या बंद कमरों में होती हैं। पहले एफआईआर दर्ज करनी है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, योगी जी के। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वही है ना अभी तक। अच्छा। चेंज तो नहीं कर दिया बीजेपी ने। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ होनी चाहिए। तो मैं कराऊंगा, मेरी समझ से तो ये योगी जी के खिलाफ एफआईआर बनती है 100% बनती है। ये कानून की प्रक्रिया है, मैं कानून की प्रक्रिया बता रहा हूँ। कानून की प्रक्रिया के हिसाब से योगी जी ने अपराध किया है, उन्होंने बोला अपराध करने के लिए और अपराध हो गया। ये हत्या कराने की साजिश अमित शाह साहब और मोदी जी कर रहे हैं। ये हत्या कराने की साजिश है, ये उस साजिश का हिस्सा है। मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब आपकी बात एकदम सही है कि पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं चलाई, यही तो उसकी सबूत है कि योगी जी की इन्वॉल्वमेंट है इससे, यही तो सबूत है इसके। जय श्री राम के नारे लगे। अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और